हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का 35वां वीडियो है। इस वीडियो का रूब्रिक डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, सीइंग एवरीबॉडीज फेसेस इन द मिरर एक्सेप्ट हिज ओन डॉक्टर फाटक की रेपर्टरी और मटीरा मेडिका दोनों में दिया गया है और इसमें सिर्फ एनाकार्डियम ओरिएंटेल दवाई दी गई है। डॉक्टर क्लार्क के मटीरा मेडिका में लिखा है, ही सीज एवरीबडीज फेसेस इन अ ग्लास एक्सेप्ट हिज ओन। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, इन चारों टर्म्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने हायोसैमस के वीडियो डिल्यूजन्स, चेजिंग एंड ड्राइविंग पिकॉक्स में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। फेस। एनाटॉमिकली फेस वर्ड एक इंसान के हेड से लेकर चिन तक और एक कान से लेकर दूसरे कान तक की एरिया के लिए यूज़ किया जाता है। ये चेहरा ही है जिसके ज़रिए हम एक इंसान को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसी तरह किसी चीज़ के आउटवर्ड या एक्सटर्नल मतलब आसानी से बाहरी तौर पर नज़र आने वाले अपीयरेंस के लिए भी चेहरा या फेस शब्द यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जब हम किसी प्रॉब्लम या पर्सन का सामना करते हैं तब उसके लिए भी फेस वर्ड यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, ही हैड टू फेस ट्रबल्स बिकॉज ऑफ हिज मिस्टेक्स। इसी तरह फेस या फेशियल एक्सप्रेशन इंसान के प्लेजर या डिसप्लेजर वाले इमोशंस को दर्शाता है। मिरर। इस शब्द का मतलब है आईना, जिसमें इंसान का प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन क्लियरली नज़र आता है। मिरर में हर व्यक्ति और वस्तु की ट्रू यानी सच्ची इमेज नज़र आती है, इसलिए कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इसी तरह किसी इंसान को उसकी गलतियां या उसका असली रूप या सच्चाई बताने का मतलब उसे आईना दिखाना कहलाता है। एक्सेप्ट। इस शब्द का मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्पेसिफिक ग्रुप में से बाहर रखना, यानी उसे ग्रुप में शामिल ना करना। अक्सर जब एक इंसान में कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो किसी ग्रुप या फैमिली के दूसरे लोगों में नहीं होती है, तब वो व्यक्ति अलग होने के कारण एक एक्सेप्शन कहलाता है। एवरीबॉडी। इस शब्द का मतलब है सब लोग, यानी हर एक व्यक्ति, मतलब कोई भी इंसान एक्सक्लूड नहीं किया गया है। ग्लास। इस रूब्रिक में ग्लास वर्ड मिरर के लिए यूज किया गया है। तो इस रूब्रिक डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, सीइंग एवरीबडीज फेसेस इन द मिरर एक्सेप्ट हिज ओन को लिटरली समझें तो एनाकार्डियम पेशेंट को ये गलतफहमी होती है कि आईने में उसके अलावा बाकी सभी लोगों के चेहरे नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस रूब्रिक का मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि एनाकार्डियम पेशेंट के अनुसार आईने में दूसरों की गलतियां या उनका असली चेहरा नज़र आ रहा है, लेकिन पेशेंट का खुद का फेस नज़र न आने के कारण पेशेंट को पता नहीं है कि वो एज अ पर्सन सही है या गलत। एग्जाम्पल 1। 25 साल का मेल पेशेंट एक्ने वल्गैरिस की प्रॉब्लम के लिए आकर वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रहा था। इतने में एक औरत अपने 1 साल के बच्चे को लेकर आई और बोली, मेरे मुन्ने को बहुत तेज़ बुखार है, इसलिए प्लीज़ मुझे पहले डॉक्टर से मिलने दीजिए। लोगों ने भी देखा कि बच्चे का चेहरा लाल था और वो रो रहा था, इसलिए पेशेंट के बाद वाले लोगों ने उस महिला को लाइन में आगे आने के लिए कहा, लेकिन उस औरत की बात का पेशेंट पर कोई असर न हुआ। पेशेंट ने कहा, तुम्हारा बच्चा बीमार है तो क्या हुआ, मैं पहले आया हूं तो मैं ही पहले डॉक्टर के पास जाऊंगा, तुम इंतज़ार करो। उस महिला द्वारा 3 बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद पेशेंट अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर पेशेंट कैबिन में आया और बोला, डॉक्टर, अक्सर मुझे आईने में अपना चेहरा नज़र नहीं आता। मैं देखकर यही सोचता हूँ कि शीशे में जो बंदा नज़र आ रहा है वो कौन है।
मेरे कज़न को पिंपल की तकलीफ है, ये मुझे क्लियरली नज़र आता है, लेकिन जब मैं खुद को आईने में देखता हूँ तब मुझे अपने चेहरे पर फोड़ियाँ दिखाई ही नहीं देती। इसलिए जब लोग कहते हैं कि मुझे इस स्किन प्रॉब्लम के लिए इलाज कराना चाहिए, तब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। अब जब मुझे कोई पिंपल नज़र नहीं आ रहा है, तब मुझे इलाज की क्या ज़रूरत है। इसलिए मैंने तो ये फैसला कर लिया था कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरी फैमिली इंसिस्ट कर रही थी कि अगर अब इसका इलाज नहीं करवाया तो जिस दिन ये फोड़ी फूटेगी उस दिन चेहरे पर इन्फेक्शन फैल जाएगा। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, जबकि मुझे अपनी स्किन में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। फिर पेशेंट बोला, ऐसे ही मेरा एक दोस्त है जो हमेशा सच्ची और सही बात बोलता है, लेकिन जब मैं उससे भी पूछता हूँ कि भाई मैंने ये स्मार्टफोन खरीद कर सही किया या गलत किया, तब वो मुझे कुछ बोलता ही नहीं। कहता है मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, तो किसी और से जाकर पूछ ले। ऐसे में मुझे समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर आजकल के लोग कितने बेरहम और मतलबी हैं, कोई किसी के लिए कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहता। इस पर जब पेशेंट को उसके द्वारा की गई वेटिंग रूम वाली हरकत याद दिलाई गई, तब वो बोला, डॉक्टर यही तो प्रॉब्लम है। जब दूसरे लोग कुछ सही या गलत करते हैं तब मैं उन्हें उनके द्वारा की गई हरकत की सच्चाई बेझिझक बता देता हूँ, लेकिन जब मैं अपनी हरकतों को एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ तब मुझे समझ ही नहीं आता कि मैंने जो किया वो राइट था या रॉन्ग। मुझे लोगों की गलतियाँ नज़र आती हैं, लेकिन अपनी खुद की गलतियाँ नज़र नहीं आती। फिर पेशेंट ने कहा, डॉक्टर इस वक्त मैं एक प्राइवेट कंपनी में ट्रेनी के तौर पर अपना काम एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि 3 सालों में मैं इस कंपनी में सेटल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे सीनियर्स भी मेरे काम की तारीफ करते हैं। लेकिन मेरे डैड ने कहा कि इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद मुझे सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहता, लेकिन फिर डैड ने कहा कि प्राइवेट कंपनी में इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि जॉब और सैलरी परमानेंट रहेगी। सरकारी नौकरी में ये टेंशन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जॉब की सिक्योरिटी हमेशा रहती है, ऊपर से पेड लीव्स और रिटायरमेंट के बाद पेंशन अलग। अब इसी वजह से मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं अपने मन की सुनूं या जो मेरे डैड कह रहे हैं उनकी सुनूं। इस पर पेशेंट की मम्मी बोली, डॉक्टर ये लड़का एक नंबर का नास्तिक है, धर्म को बिल्कुल भी नहीं मानता। हम इसे कहते हैं कि जब भी मन में दुविधा हो तब रब को याद करना चाहिए, इसलिए हम इसे सत्संग सुनने या मंदिर आने के लिए भी कहते हैं, लेकिन ये साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। इसे प्रसाद दो तो कहता है कि इससे मेरे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाने वाले हैं क्या। आप लोगों को भले ही लगता है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि परमात्मा कुछ नहीं करता। इस पर पेशेंट बोला, हाँ डॉक्टर, जो भी फैसला लेना है या काम करना है वो खुद ही करना पड़ता है, तभी इंसान कामयाब होता है। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर आपकी इस दवा को एलोपैथिक दवा के साथ लेने पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। इन दोनों दवाइयों के रिएक्ट करने से शरीर को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना। पता चला कि एक दवा से दूसरी दवा पर बुरा असर पड़ा और इसलिए तबीयत ठीक नहीं हो पाई। साथ ही डॉक्टर आप दिमाग और शरीर दोनों के लिए अलग दवा देते हैं क्या? अगर ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि मन और तन दोनों की इच्छाएं अलग होती हैं ना। शरीर में लस्ट महसूस होता है और मन में लव वाली फीलिंग्स जनरेट होती है ना। फाइनली पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई तो है। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन डेफिनेटली मुझे जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा। तो इस केस में पेशेंट ने एक माँ और उसके बीमार बच्चे दोनों को तकलीफ में देखते हुए भी उनकी रिक्वेस्ट को मानने से इनकार कर दिया। ऐसे वक्त में जहां इंसान का दिल पिघलना चाहिए और उसे उस महिला को आगे जाने देना चाहिए, वहीं पेशेंट ने बिल्कुल इनसेंसिटिवली रिएक्ट किया। इसलिए ये रूब्रिक है हार्ड हार्टेड।
पेशेंट ने बताया कि आईने में उसे अपने अलावा सभी के चेहरे नजर आते हैं। इसी तरह उसे दूसरों की गलतियां साफ नजर आती हैं और वो उन्हें गलत बिहेवियर के बारे में बताता भी है, लेकिन जब वो खुद कोई रॉन्ग काम करता है तब वो अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाता है। इसे मेटाफोरिकली समझें तो पेशेंट का लोगों को उनकी ट्रू और रियल इमेज बताना मिरर के समान है, लेकिन जब पेशेंट अपने एक्सटर्नल बिहेवियर यानी फेस को उसी आईने में देखने की कोशिश करता है तब उसे अपनी खुद की शक्ल नज़र ही नहीं आती। ये हिपोक्रेसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पेशेंट अपने गलतियों को चाहकर भी पहचान नहीं पा रहा है। पेशेंट का अपने दोस्त को अपनी हरकतें एनालाइज करने के लिए कहना भी यही दर्शाता है कि पेशेंट को अपनी करनी के सही या गलत होने की जानकारी अपने आप नहीं मिल रही है। इसी तरह पेशेंट को आईने में अपने कज़न के चेहरे का पिंपल दिखाई देता है, लेकिन खुद के चेहरे के इरप्शंस नज़र ही नहीं आते, जबकि बाकी लोग ये देख सकते हैं। इसलिए ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स सीइंग एवरीबॉडीज फेसेस इन द मिरर एक्सेप्ट हिज ओन। पेशेंट ने कहा कि उसे अपने चेहरे पर पिंपल्स नज़र नहीं आ रहे हैं, इसलिए लॉजिकली उसे डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो अपने डिसीजन पर कायम है। लेकिन उसकी फैमिली अपने लॉजिक और रीज़न के बेसिस पर पेशेंट को इलाज के लिए इंसिस्ट कर रही है। अब पेशेंट को समझ नहीं आ रहा है कि उसे किसकी बात माननी चाहिए। इसी तरह पेशेंट और उसके डैड के बीच प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट जॉब को लेकर जो जस्टिफिकेशंस प्रोवाइड किए गए हैं उसके कारण भी पेशेंट दुविधा में फंस गया है। इसलिए इन दोनों फीलिंग्स को कवर करने वाला कॉमन रूब्रिक है विल कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ। पेशेंट की मम्मी ने बताया कि पेशेंट एक नास्तिक है जो भगवान में बिल्कुल भी नहीं मानता, उल्टा रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर सवाल उठाता है। इसलिए यह रूब्रिक है गॉडलेस वांट ऑफ रिलीजियस फीलिंग। पेशेंट को एलोपैथी और होम्योपैथी इन दोनों मेडिसिन के केमिकल रिएक्शन से होने वाले नुकसान का डर सताता है। इसलिए यह रूब्रिक है फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड। पेशेंट के अनुसार मन और तन दोनों की डिजायर्स अलग होती हैं, जबकि मेडिकली हमें पता है कि सेक्सुअल अर्जेस एक्चुअली हमारे माइंड में ही ओरिजिनेट होती है। हमारी सभी डिजायर्स को ब्रेन प्रोसेस करता है और स्पेसिफिक ऑर्गन्स मिलने वाले सिग्नल्स के अनुसार रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी तरह जेनाइटल्स भी सिर्फ उस सेक्सुअल एक्ट को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन पेशेंट को ये गलतफहमी है कि कुछ अर्जेस माइंड से ओरिजिनेट होती हैं और कुछ बॉडी से। इसलिए ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स माइंड एंड बॉडी आर सेपरेटेड। पेशेंट को ये लगता है कि उसकी इस कंडीशन के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो कौन है ये बात पेशेंट को नहीं पता। इसलिए ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स पीपल समवन इज बिहाइंड हिम। बिहाइंड हिम। आपने ये सुना होगा कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। इसी तरह यहाँ पेशेंट को ये लगता है कि उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसके पीछे किसी अनस्पेसिफाइड व्यक्ति का हाथ है। एग्जाम्पल 2। 35 साल का मेल पेशेंट आया और बोला, डॉक्टर मुझे बार बार सिर दर्द होते रहता है। ये बोलते ही पेशेंट हंसने लगा कि देखिए ना डॉक्टर, दवा लेने पे भी आराम नहीं मिल रहा है। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स से बहुत नाराज़ हूँ। मुझे यही लगता है कि मैं घर में खुशखबरी लेकर आया हूँ तो वो खुशी मेरे पेरेंट्स के चेहरे पर भी नज़र आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी तरह जब मैं उदास होता हूँ तब मेरे पेरेंट्स को मेरी सैडनेस नज़र ही नहीं आती, जबकि उन्हें मेरे सिबलिंग्स, मेरे कज़न्स, रिलेटिव्स और यहाँ तक कि पड़ोसियों का सैड फेस भी बड़ी आसानी से नज़र आ जाता है। वो सभी के चेहरे पढ़ सकते हैं, बस मेरे चेहरे से उन्हें मेरा हाल समझ नहीं आता। अगर मैं गुस्से में हूँ तो भी मेरे पेरेंट्स को ये नज़र आना चाहिए कि मैं नाराज़ हूँ, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मेरा रिएक्शन उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा है, जबकि बाकी लोगों के मूड्स को वो तुरंत पहचान लेते हैं। इस पर अक्सर मेरी उनसे बहस हो जाती है कि पेरेंट्स होते हुए भी उन्हें अपने ही बेटे के जज्बात समझ नहीं आते हैं क्या, जबकि दुनिया भर के लोगों का हाल उन्हें मालूम है।
इसी कारण मैं उनसे दूर रहता हूँ और ज़्यादा बात भी नहीं करता। काम एकदम ज़रूरी हो तो ही मैं बात करता हूँ, वरना मुझे उनसे कोई जज्बाती लगाव नहीं है। इन झगड़ों में मेरे सिबलिंग्स भी मेरे पेरेंट्स की तरफदारी करते हैं, इसलिए मुझे उनसे भी नफरत होने लगी है और अब मैं अपनी पूरी फैमिली से कटा कटासा रहता हूँ। इस पर पेशेंट के बड़े भाई ने कहा, डॉक्टर, पेरेंट्स इसे सीरियसली कैसे ले सकते हैं? इसे हमेशा मस्ती करने की आदत है, लेकिन अब मैं आपको कैसे बताऊं? एक दिन ऐसे किसी मेहमान को इसने ओरियो कुकीज़ में क्रीम की जगह टूथपेस्ट डालकर खिला दिया। ये तो अच्छा है कि उस व्यक्ति को बिस्किट का पहला बाइट लेते ही समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत बिस्किट थूक दिया, वरना अगर उस मेहमान की तबीयत खराब हो जाती तो हम तो मुसीबत में आ जाते ना। इस पर पेशेंट हंसने लगा और बोला, क्या करूं डॉक्टर, मैं हूं आदत से मजबूर। फिर पेशेंट के भाई ने कहा, डॉक्टर, जब पेशेंट को गुस्सा आता है तब वो किसी को कुछ भी बोल देता है। उस दिन जब घर में झगड़ा हुआ तब इसने गुस्से में हमें कहा कि तुम लोगों का सत्यानाश हो और तुम्हें कीड़े पड़े। ऐसे ही एक दिन किसी मेहमान ने मेरे बारे में तारीफ की क्योंकि मैं बैंक मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। तब पेशेंट ने गुस्से में कहा कि तुम लोग साले हमारे घर में आते हो और मुझे लो फील करवा कर चले जाते हो। तुम्हारे बच्चे हर एग्जाम में फेल हो, वो कभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ना हो। इस पर पेशेंट बोला, वो मेहमान मेरे घर से ऐसे गए कि आज तक नहीं आए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे तो दिमागी इलाज की ज़रूरत है। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर, ये सिर दर्द मुझे हर 3 दिन बाद ज़्यादा हो जाता है और उस वक्त मैं बहुत बेचैनी महसूस करता हूँ, इसलिए मुझे हर तीसरे दिन पेन किलर्स लेना पड़ता है। जब यह सिर दर्द तेज़ होता है तब मुझे रात को ठीक से नींद भी नहीं आती, यानी हर तीसरे दिन इस सिरदर्द और नींद न आने से मैं बेचैन रहता हूँ। जाने से पहले पेशेंट बोला, डॉक्टर, मुझे फॉलोअप के लिए 30 दिसंबर को आना है ना? जब पेशेंट से पूछा गया कि आज दिन कौन सा है, तब वो बोला, आज 23 दिसंबर है ना, तो मुझे 7 दिन के बाद आकर बताना है ना। फिर पेशेंट कैलेंडर देखकर बोला, ओ नो डॉक्टर, आज तो 14 दिसंबर है, तो मुझे 21 दिसंबर को फॉलोअप के लिए आना है ना। फिर पेशेंट बोलने लगा, डॉक्टर, मेरी एक और प्रॉब्लम है। एक दिन संडे 5 जुलाई की तारीख थी और मैंने मूवी देखने का प्लान बनाया था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि वो तारीख 9 जुलाई है और इसलिए मैंने 5 जुलाई की जगह 9 जुलाई की टिकट बुक कर लिया। फिर जब मैंने कैलेंडर चेक किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे, मैंने तो गलत डेट की टिकट बुक कर लिया हूँ। लगता है कि मैं 4 दिन आगे के टाइम में जी रहा हूँ। फिर मुझे बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी, लेकिन मुझे रिफंड भी नहीं मिला। तो इस केस में पेशेंट ने बताया कि उसके पेरेंट्स पेशेंट के अलावा सभी लोगों के चेहरे को देखकर उनकी इनर फीलिंग्स को तुरंत पहचान जाते हैं। यहाँ पेशेंट के अनुसार उसके पेरेंट्स का दूसरों के फीलिंग्स के प्रति इतना सेंसिटिव बिहेवियर एक मिरर की तरह है, क्योंकि आईने के सामने आते ही आपकी असली फीलिंग्स उसमें नज़र आ जाती है। लेकिन जब पेशेंट हैप्पी या सैड होता है तब उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखने के बावजूद पेशेंट के पेरेंट्स उसकी ट्रू फीलिंग्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये रूब्रिक है, डिल्यूजन्स सीइंग एवरीबॉडीज फेसेस इन द मिरर एक्सेप्ट हिज ओन। पेशेंट के पेरेंट्स उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हैं और इसलिए पेशेंट उनसे नाखुश है। इसी बात को लेकर जब घर में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तब पेशेंट के सिबलिंग्स उसका साथ नहीं देते हैं और अब पेशेंट के अपने पूरी फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स खराब हो गए हैं। इसलिए ये रूब्रिक है, एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम हर फैमिली। पेशेंट का अपने मेहमानों को बिस्किट्स में क्रीम की जगह टूथपेस्ट लगाकर खिलाना उसका प्रैंक करने वाला बिहेवियर दर्शाता है और पेशेंट ने खुद भी इस बात को माना है कि उसे ऐसे मजाक करने की आदत है। इसलिए ये रूब्रिक है, मिस्चीवियस। गुस्सा आने पर पेशेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो लोगों को श्राप देने लगता है। इसलिए ये रूब्रिक है, कर्सिंग, स्वेरिंग, डिजायर्स इन रेज। पेशेंट ने बताया कि हेडेक और नींद की तकलीफ हर 3 दिन बाद वर्स हो जाने पर वो बेचैन हो जाता है। इसलिए ये रूब्रिक है,
रेस्टलेसनेस, पीरियोडिकल, एवरी थर्ड डे। पेशेंट अक्सर टाइम में गलती करता है। वो आज की यानी प्रेजेंट तारीख को फ्यूचर वाली डेट से मिक्स करता है और इसलिए उसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसलिए ये रूब्रिक है मिस्टेक्स इन टाइम कन्फाउंड्स प्रेजेंट विथ फ्यूचर। पेशेंट को दवा से फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे लोग दिमागी मरीज कह रहे हैं और वो अक्सर डेट्स में गलतियां करता है, लेकिन पेशेंट इन तीनों बातों पर हंसता है। इसलिए ये रूब्रिक है लाफिंग ओवर सीरियस मैटर्स। सो टू समराइज, एनाकार्डियम पेशेंट की परवरिश बहुत ही स्ट्रिक्ट माहौल में होती है, जहां उसे अपने पेरेंट्स या गार्डियंस के रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह वर्बल, फिजिकल या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किए जाने के कारण पेशेंट में बीमारी की शुरुआत हो जाती है। ये डोमिनेशन इतना स्ट्रांग होता है कि एडल्ट बनने पर भी पेशेंट के मन में हमेशा यही दुविधा बनी रहती है कि उसे किसकी बात माननी चाहिए, अपने मन की या उसे डोमिनेट करने वाले व्यक्ति की। अगर ये पेशेंट इस तानाशाही को सहता है तो वो ओबीडियंट और काम में मेटिकुलस बन जाता है, लेकिन अगर उसमें आत्मसम्मान की भावना जाग जाए तो फिर वो डोमिनेट करने वाले लोगों को अपोज करने लगता है। अब यही पेशेंट जो एक गुड बॉय इमेज वाला इंसान था, एक डेविल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जब तक एंजल उसे अच्छे और सही काम करने के लिए फोर्स कर रही थी तब तक वो नेकी कर रहा था, लेकिन जब शैतान उस पर हावी हो गया तब वो बुरे काम करने लगा। अब पेशेंट को सही और गलत में कोई फर्क महसूस नहीं होता है और उसे अपनी मिस डीड्स के बारे में कुछ याद भी नहीं रहता। गुस्सा आने पर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपने आसपास के लोगों को नुकसान भी पहुंचाता है। इन कॉन्ट्राडिक्टरी इम्पल्सेस और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण पेशेंट को फाइनली यही लगता है कि जो काम उसे एक्चुअली करना है वो उसे कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन इन चिल्ड्रन, एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज इन चिल्ड्रन, fastidious, egotism, self-esteem, delusions, devils speaking in one ear, prompting to murder, and angel in other, acts of benevolence, moral feeling, want of, forgetfulness, almost everything, violent deeds, rage leading to, and despair to do what is required of him. एनाकार्डियम दवाई इन दोनों रूब्रिक्स में मौजूद है, तो इनके डिफरेंसेस को समझते हैं। विल कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ। विल इस शब्द का मतलब है वो कैपेबिलिटी जिसके जरिए इंसान लॉजिक और रीजनिंग द्वारा बातों को सही तरह से एनालाइज करता है और उसके बाद जो फैसला लेता है उस पर वो अटल रहता है। कॉन्ट्राडिक्शन इस शब्द का मतलब है किसी बात के खिलाफ कुछ कहना या कही गई बात को मानने से इनकार करना। तो जैसा मैंने एग्जाम्पल 1 में बताया था, पेशेंट प्राइवेट कंपनी में अपना जॉब कर रहा है और उसे यकीन है कि यहाँ उसका फ्यूचर ब्राइट है, इसलिए पेशेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहता। ये बात पेशेंट के अनुसार लॉजिकली सही है, लेकिन पेशेंट के डैड उसे सरकारी जॉब करने पर जोर दे रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के बेनिफिट्स प्राइवेट जॉब्स में नहीं मिलते। यहाँ पेशेंट के डैड भी लॉजिकली करेक्ट हैं। अब पेशेंट अपने और अपने डैड के द्वारा प्रोवाइड किए गए लॉजिकली करेक्ट रीजंस के बीच फंस गया है। दोनों तरफ के जस्टिफिकेशंस वैलिड होने के कारण पेशेंट को समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। एंटागोनिज्म विथ हरसेल्फ। एंटागोनिज्म इस शब्द का मतलब है किसी चीज़ के प्रति स्ट्रॉन्ग डिसलाइक वाली फीलिंग जिसमें इंसान उस चीज़ को अपना दुश्मन समझता है। हरसेल्फ इस शब्द का मतलब है एक महिला द्वारा खुद से कुछ महसूस करना। हर वर्ड एक फीमेल के लिए यूज़ किया जाने वाला प्रोनाउन है, लेकिन इस रूब्रिक में हरसेल्फ शब्द
एक इमोशनली वीक पर्सन के लिए यूज़ किया गया है जो इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होने की जगह इमोशंस से पिघल जाता है। याद रहे, इसी तरह के रूब्रिक्स में यूज़ किए जाने वाले जेंडर स्पेसिफिक टर्म्स को हम किसी भी व्यक्ति के लिए यूज़ कर सकते हैं यदि उस पेशेंट का बर्ताव उस रूब्रिक के इमोशंस से मैच करता है। एग्जाम्पल, एक महिला बोली, डॉक्टर, जब बच्चे मेरे बार बार बोलने के बावजूद पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते तब मन करता है कि उन्हें पीटूं, लेकिन फिर यही ख्याल आता है कि मैं माँ हूँ तो अपने बच्चों को कैसे पीट सकती हूँ। ऐसा करना सही थोड़े ही है। लेकिन इतने में ये विचार भी आता है कि इनकी एक बार तो पिटाई करनी ही चाहिए, तभी ये सुधरेंगे। अब यहाँ पेशेंट के मन में बच्चों को पीटने की स्ट्रांग इच्छा होती है, लेकिन तभी उसे अपने माँ होने का एहसास ऐसा करने से रोकता है। लेकिन फिर उसे लगता है कि किड्स को पीटना ज़रूरी है। यहाँ ये दोनों बातें पेशेंट के इमोशंस से जुड़े हुए हैं और ऑपोजिट फीलिंग्स कन्वे करते हैं, जिसके कारण पेशेंट दुविधा में फंस जाती है। इसलिए ये रूब्रिक है एंटागोनिज्म विथ हरसेल्फ। तो विल कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ में पेशेंट ऑपोजिट ओपिनियंस के पीछे मौजूद स्ट्रॉन्ग, लॉजिकली करेक्ट और वैलिड रीजंस होने की वजह से दुविधा फेस करता है। याद रहे कि विल कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ में दोनों लॉजिकली करेक्ट लेकिन ऑपोजिट ओपिनियंस पेशेंट के अपने माइंड में भी ओरिजिनेट हो सकते हैं। वहीं एंटागोनिज्म विथ हरसेल्फ में पेशेंट अपने आप द्वारा महसूस होने वाले जज्बातों के कारण सही फैसला नहीं ले पाता है और इसलिए खुद को इमोशनली इनडिसिसिव महसूस करता है। तो मुझे उम्मीद है कि इन रूब्रिक्स द्वारा आपको एनाकार्डियम ओरिएंटल दवाई समझ आई होगी। एक डॉक्टर ने कमेंट्स सेक्शन में मुझे इन दोनों रूब्रिक्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा है, तो इस वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूं। रोस्टॉक्स दवाई फियर ऑफ डिजास्टर में है, जबकि कार्सिनोसिन दवाई फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म में है। डिजास्टर और थंडरस्टॉर्म, इन दोनों वर्ड्स का कॉमन मतलब ऐसे सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान, सफरिंग और तबाही होती है। लेकिन थंडरस्टॉर्म में शोर और उसके बाद आई आंधी तूफान के कारण नुकसान होता है, इसलिए ये एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। वहीं डिजास्टर का एक और मतलब है कंप्लीट और टेरेबल फेलियर, जिसमें किसी एक्ट को करने पर उसका बहुत बुरा असर या नतीजा देखने को मिलता है। इस मीनिंग में सडन और अनएक्सपेक्टेड वाला एस्पेक्ट नहीं होता है, सिर्फ बहुत ज़्यादा नुकसान होने का खतरा महसूस होता है। फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म, इस रूब्रिक को मैंने अपने कार्सिनोसिन वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उससे रेफर कर सकते हैं। फियर ऑफ डिजास्टर, एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, अगर एक दिन के लिए भी मैंने अपने किराने की दुकान पर जाने की बजाय घर पर आराम किया तो मेरी शॉप का तो कबाड़ा हो जाएगा। एक तो मेरे बेटे को दुकान ठीक से संभालना आता नहीं, ऊपर से शॉप में काम करने वाले लोग भी जैसे तैसे काम करते हैं। पैसे और बेचे गए सामान दोनों का हिसाब किताब सब में गड़बड़ हो जाएगी। डॉक्टर, दुकान सेटअप करने में समय लगता है, लेकिन उसका सत्यानाश होते देर नहीं लगती। पिछली बार जब मैंने बीमारी के कारण छुट्टी लिया था तब भी ऐसा हुआ था, बल्कि उस दिन तो जो सामान मैंने दुकान के लिए ऑर्डर किया था उसमें भी आधी चीज़ें गलत आ गई थी और किसी ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया था। इसलिए अब मैं दोबारा इस बीमारी के कारण छुट्टी नहीं ले सकता। अब यहाँ पेशेंट को थंडरस्टॉर्म के शोर और बारिश का डर महसूस नहीं हो रहा है। साथ ही वो सडनली आने वाले आंधी तूफान की बात भी नहीं कर रहा है, बल्कि उसे उसकी दुकान में मिसमैनेजमेंट के कारण होने वाले भारी नुकसान का डर लग रहा है। इसलिए ये रूब्रिक है फियर ऑफ डिजास्टर। रोस्टॉक्स पेशेंट को अपने बिजनेस की इतनी फिक्र लगी रहती है कि उसके लिए आराम करने का मतलब है अपने कारोबार का सत्यानाश करवाना। इसी कारण अगर उसे बिना काम के बैठे रहना पड़े तो वो परेशान हो जाता है। एंजाइटी सिटिंग बेंट, उसे अपने बच्चों और परिवार दोनों की चिंता सताने लगती है। एंजाइटी अबाउट हिज चिल्ड्रन एंड हिज फैमिली,
साथ ही पेशेंट को ये डर लगता है कि उसे अपने बिजनेस में इतना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा जिसकी भरपाई कर पाना पेशेंट के मुताबिक लगभग असंभव है। फियर ऑफ डिजास्टर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस समझ आए हैं। मैंने अपने रोस्टॉक्स वीडियो में एंजाइटी सिटिंग बेंट इस रूब्रिक को एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।